Good morning, students. My name is Nauman Badar. Today we will discuss water turbine and pumps. In my first lecture of water turbine and pumps, in my last lecture, we have discussed till reciprocating pump. We have discussed reciprocating pump and its applications. Today we will move forward and we will discuss something more about reciprocating pump, air vessels. Then we will discuss centrifugal pump. These lectures are for diploma students, so I will discuss in Hindi and English medium both. I will try to discuss in both languages. Okay, we can start now. So these are the contents as I have shown you earlier. These are the contents of my lecture, series in HAP and pneumatics, hydraulics and pneumatics. So pumps and classification of pumps, reciprocating pump, classification of reciprocating pump, air vessels in reciprocating pump. In my last lecture I have discussed air vessels, what are the functions of air vessels and where we used to place air vessels in a reciprocating pump. And we have discussed also centrifugal pump, construction of centrifugal pump. No, we will discuss it today. So we will move from construction of centrifugal pump and we will move forward and we will discuss the remaining topics today. Okay, so we can move forward. These slides I have discussed in my last lecture. Today I will discuss from this slide, air vessel. In my last lecture I was discussing air vessel, so I will tell you again this. As you can see here, this is a diagram or figure of reciprocating pump. Okay, here you can see that we have placed one air vessel here and we have another air vessel here. These are the air vessels which are used in reciprocating pump. हम लोग जो है ये एयर वेसल को यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में. ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है. आप ये देख रहे हो कि जो ये वाली साइड है हमारी, ये जो है ये कहलाता है हमारा सक्शन पाइप, है ना. ये सक्शन पाइप है और ये जो है यहाँ पे सक्शन वॉल्व है. ये वाला जो यहाँ वॉल्व दिख रहा है आपको. उसके बाद ये वाली जो है वो आपकी डिलीवरी पाइप है. ठीक है, यहाँ से वाटर जो है फिर टैंक में जाके स्टोर हो जाता है. और इसी डिलीवरी, ये जैसे सक्शन पाइप है तो सक्शन पाइप जैसे ही कांटेक्ट में आता है सिलेंडर के, तो सिलेंडर के जस्ट बिलो जो है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एयर वेसल. इस तरीके से जब वाटर डिलीवरी पाइप एंटर कर रहा होता है तो जस्ट यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एयर वेसल. ठीक है, तो दो एयर वेसल यूज़ करते हैं हम लोग और ये दोनों एयर वेसल जो है सिलेंडर के क्लोजली प्लेस करते हैं हम लोग. ये हमारा यहाँ पे पिस्टन हो गया, ये पूरा आपका सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रॉड है. फिर ये क्रैंक से यहाँ कनेक्ट होता है और क्रैंक इस तरीके से रोटेट करता है. ठीक है, क्रैंक रोटेट करता है तो पिस्टन अंदर बाहर मूव करता है सिलेंडर के अंदर. तो ये दोनों एयर वेसल जो है हम लोग इसको बहुत क्लोजली जो है सिलेंडर के पास में प्लेस करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि एयर वेसल्स का क्या फंक्शन होता है. देखिए, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट कि एयर वेसल जो होता है इट इज़ अ क्लोज चैम्बर. एयर वेसल जो होता है क्लोज चैम्बर होता है कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर. एयर वेसल में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है. इसके अंदर में कंप्रेस्ड एयर होती है. और एंड कंप्रेस्ड एयर कहाँ पे होती है, जैसे कि मैं आपको भी इसका फिगर में दिखाऊं. ये हमारा एयर वेसल है. ठीक है, ये एयर वेसल है हमारा. तो और यहाँ से जो है मेरा इसका इनलेट है. तो ऊपर में कुछ तो है, नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास लिक्विड होता है और ऊपर वाले पोर्शन में एयर होता है हमारे पास. और ये हमारा जो है ये एयर वेसल है. पूरा ये एक एयर वेसल है. यहाँ पे इसका इनलेट है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड होता है अप टू सर्टेन हाइट और उससे ऊपर हम लोग जो है एयर होता है यहाँ पे टॉप पोर्शन में. तो यहाँ वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्रेस्ड एयर होता है इन द टॉप पोर्शन एंड लिक्विड होता है इन द बॉटम पोर्शन ऑफ द चैम्बर. एट द बेस ऑफ द चैम्बर देयर इज ओपनिंग होती है थ्रू विच द लिक्विड में फ्लो इनटू द वेसल और आउट ऑफ द वेसल. व्हेन द लिक्विड एंटर्स द वेसल, ये कह रहा है कि जब लिक्विड एंटर करता है वेसल में तो एयर गेट्स कंप्रेस्ड फर्दर एंड व्हेन द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द वेसल एयर विल एक्सपेंड इन द चैम्बर. अब देखिए, मैं फिर से ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ये देखिए आपका जो है एयर वेसल है. ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग है. अब मान लीजिए पानी इसके अंदर आ रहा है या कोई लिक्विड आ रहा है, ये एयर है यहाँ पे. तो क्या होगा, जब वाटर इसमें आएगा तो ये इसका लेवल राइज़ करेगा और एयर को फिर ये कंप्रेस करेगा. जो एयर होगी इसके अंदर वो कंप्रेस हो जाएगी जब लिक्विड इसमें चढ़ेगा तो. ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो है, मान लीजिए ये आपका एयर वेसल है और यहाँ तक पानी है इसमें. अब क्या होगा, जब इसमें से पानी बाहर जाएगा, ये डिस्चार्ज करेगा तो क्या होगा, एयर जो है इसमें से एक्सपेंड करेगी. तो अंदर जो है एयर का प्रेशर कम हो जाएगा जब ये, तो इस केस में एक्सपेंशन होगा, अंदर एयर जो है वो एक्सपेंड करेगी.
कब एक्सपेंड करेगी? जब लिक्विड इससे बाहर जाएगा तो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो वो वही चीज़ कह रहा था वहाँ पे, ये एयर वेसल का हो गया। अब एयर वेसल इज़ फिटेड टू द सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप, दोनों की तरफ फिट करते हैं हम लोग, एंड क्लोज टू द सिलेंडर, सिलेंडर को क्लोज होता है फॉर सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद कह रहा है इसका फंक्शन क्या होता है भाई? एयर वेसल हम लोग यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि अब हम लोग को जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है हमारे पास, ये हमारे पास सिलेंडर है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, ठीक है, यहाँ से हम जो है पानी ले रहे हैं, यहाँ से सक करेंगे, ये पिस्टन होगा यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग डिलीवर करेंगे। तो अब क्या होगा, जब हम लोग का ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर, तो पानी को सक करता है, फिर ये वॉल्व यहाँ से क्लोज हो जाती है, फिर जब ये बैकवर्ड इधर आता है सिलेंडर, तो पानी को फिर जो लिक्विड को डिलीवर करता है। तो कंटिन्यूसली हम इसको डिलीवर करते रहे हैं, कोई वेरिएशन ना हो, कोई फ्लक्चुएशन ना हो, यूनिफॉर्म रेट से डिलीवर करें, इसीलिए हम लोग जो है एयर वेसल यूज़ करते हैं। हम लोग एयर वेसल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है डिलीवरी पाइप में जो है कंटिन्यूसली जो है एक यूनिफॉर्म रेट से वाटर या लिक्विड को सप्लाई करते रहें, टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये होता है इसका फंक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा फंक्शन ये होता है कि टू सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और भाई जो हम लोग पिस्टन हमारा जो अंदर बाहर मूव करता है सिलेंडर के अंदर, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस भी होता है, क्योंकि पिस्टन जो अंदर बाहर मूव कर रहा है, तो उसको भी हम लोग जो है ना सेव करते हैं, टू सेव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ मैंने डिस्कस किया वर्किंग। एयर वेसल एक्ट करता है एज अ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन, इट एक्ट्स लाइक अ इंटरमीडिएट रिजर्वायर, फ्लाईव्हील की तरह एक्ट करता है ये, इसको याद रखिए। व्हेन प्रेशर इंक्रीज करता है इसके अंदर, वाटर इज इन एक्सेस इज पुश्ड इनटू एयर वेसल, जब वाटर जो है आपका एक्सेस में होता है तो ये पुस्ट कर एयर वेसल के अंदर चला जाता है। जब वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है डिलीवरी पाइप में, तो कुछ वाटर जो है इसका एयर वेसल में चला जाता है और एयर को कंप्रेस कर देता है। इफ़ प्रेशर कम होता है एयर वेसल के अंदर में, तो क्या होता है, एयर एक्सपेंड करती है और वाटर को इजेक्ट कर देती है, वाटर को रिमूव कर देती है इनटू द पाइप। सो ऑन सक्शन साइड वाटर एक्युमुलेट्स इन एयर वेसल and then enter into the cylinder. On delivery pipe, water goes into the vessel and then flows into the delivery pipe. So in this suction pipe is used as has a long length, ठीक है। एयर वेसल reduces probability of separation, इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये सेपरेशन की probability को घटा देता है एयर वेसल, ठीक है। प्रेशर बिलो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर जो है हमारा किसी भी सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो बबल्स बनने लगेंगे। तो इट हेल्प्स टू अटेन अ हाई स्पीड लेंथ ऑफ सक्शन पाइप, इट हेल्प्स टू अटेन हाई स्पीड मेंटेन करने में भी हम लोग को यूज़ देता है ये। एंड द लेंथ ऑफ सक्शन पाइप कैन बी इंक्रीज विच enables to get negative slip. Uniform rate of discharge is maintained. Piston's motion is reciprocating, which is an accelerated motion. Some energy is lost during acceleration of the liquid. Air vessel helps to minimize power consumed in accelerating head. तो देखिए वही सब फंक्शन इसने फिर से डिस्कस कर लिया। एक तो क्या करता है ये, मिनिमाइजेस पावर कंजम्पशन, पहला फंक्शन ये लिख लीजिए आप। एक करता है ये पावर फंक्शन को मिनिमाइज़ करता है, पावर कंजम्पशन को, वर्क को मिनिमाइज़ करता है ये। दूसरा क्या कहता है कि ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिस्चार्ज मेंटेन करता है। दूसरा हो गया यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिस्चार्ज यूनिफॉर्म करता है ये। दूसरा फंक्शन ये हो गया एयर वेसल का, ठीक है। पिस्टन्स मोशन इज रेसिप्रोकेटिंग विच इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, ठीक है। तो ये दो मेन इसके फंक्शन है एयर वेसल्स के। उसके बाद क्या होता है, एक नया टॉपिक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या चीज़ होती है ये, ठीक है। तो ये देखिए प्राइमिंग जो होती है हमारी, प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन इन विच सक्शन पाइप केसिंग ऑफ अ पंप एंड अ पोर्शन ऑफ अ डिलीवरी पाइप अप टू विच डिलीवरी वाल्व इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं प्राइमिंग में, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कॉन्सेप्ट है ये। अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तो पहले प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया है कि प्राइमिंग क्या होती है, उसके बाद मैं अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप भी डिस्कस करूँगा। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यहाँ पे डायग्राम है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ प्राइमिंग बता देता हूँ आपको। प्राइमिंग ऑफ अ प्राइमिंग जो होता है सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, इट इज़ द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन होता है जिसमें सक्शन पाइप केसिंग ऑफ द पंप एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप up to the delivery valve is completely filled from outside source with the liquid to be raised by the pump before starting the pump। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है,
तो ये हमारा है सक्शन पाइप, ये हमारा है केसिंग, ये हमारा डिलीवरी पाइप, ठीक है। और ये डिलीवरी पाइप की वॉल्व है। तो डिलीवरी पाइप की वॉल्व तक हम लोग क्या करते हैं, इसको उस लिक्विड से फिल कर देते हैं, हम लोग भर देते हैं ये लिक्विड उसमें, जिस लिक्विड को सक करना हो। तो इस लिक्विड को यहाँ तक भरने से क्या फ़ायदा होता है भाई, हम लोग क्या करते हैं, जिस लिक्विड को सक करना है उसको डिलीवरी वॉल्व तक उसमें भर देते हैं। उसको इसलिए भरा जाता है ताकि इस पूरे पंप के अंदर जो है एयर ना रहे। अगर एयर होगा इसके अंदर तो क्या होगा, हम लोगों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा वाटर लिफ्ट करने में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी वॉल्व तक, अप टू डिलीवरी वॉल्व हम लोग जो है उसमें जिस लिक्विड को भी अगर पानी को सक करना है तो पानी इसमें भर देंगे, या तेल को सक करना है तो तेल भर देंगे, ताकि क्या होगा, इस पूरे पंप के अंदर जो है डिलीवरी पाइप के अंदर, केसिंग के अंदर और डिलीवरी वॉल्व तक में जो है एयर ना रहे। एयर ना होगा उससे क्या होगा, फिर हम लोग को लिफ्ट जनरेट करना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिफ्ट विल बी जनरेटेड टू सक द और टू डिलीवर द फ्लूइड। अगर हम लोग मान लीजिए एयर उसमें फिल ना करें, फ्लूइड फिल ना करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एयर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, या फिर सक्शन पाइप में हो सकता है, या केसिंग में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये एयर जो होगा, एयर होने की वजह से जो है ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से है फिर हम लोग जो है लिक्विड को लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये यूज़ होता है प्राइमिंग का, कि प्राइमिंग हम लोग करते हैं जब भी हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है आपको स्टार्ट करना हो तो उससे पहले हम लोग उसकी प्राइमिंग करते हैं। सो यहाँ पे दिखा हुआ भी मैंने, दस द एयर फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ द पंप इज रिमूव्ड एंड दीज पार्ट्स आर फिल्ड विद द लिक्विड टू बी पम्प्ड सिंस द प्राइमिंग इज ऑलवेज नेसेसरी बिफोर स्टार्टिंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये ऑलवेज नेसेसरी होता है फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो पम्प्स आर इक्विप्ड विद सेल्फ प्राइमिंग नाउ डेज। अब पंप इट इज़ जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। सो नाउ डेज़ क्या होता है कि पंप्स आर इक्विप्ड विद सेल्फ प्राइमिंग नाउ डेज़, उसमें जो ना खुद ब खुद वो अपनी प्राइमिंग कर लेता है, सेल्फ प्राइमिंग अवेलेबल है नाउ डेज़ इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद आता है हमारे पास फीडिंग और पोरिंग वाटर, प्राइमिंग चैम्बर होता है, वैक्यूम प्रोडक्शन डिवाइसेस होते हैं, सेल्फ प्राइमिंग डिवाइसेस। सो दीज आर द डिवाइसेस विच कैन हैव प्राइमिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्कस कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन और ये ब्रीफली यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप को डिफाइन करेंगे इज एज डिफाइंड एज द ऑपरेशन इन विच सक्शन पाइप, फिर से याद रखिए, पहला सक्शन पाइप, सक्शन पाइप में सक्शन पाइप, ठीक है। दूसरा हो गया आपका केसिंग ऑफ पंप, केसिंग जिसके अंदर आपके इम्पेलर होते हैं, केसिंग ऑफ पंप। और तीसरा डिलीवरी वॉल्व है ना, डिलीवरी पाइप में वॉल्व तक, डिलीवरी वॉल्व तक जो है हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को फिल करते हैं। इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अप फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स विद द लिक्विड टू बी रेज्ड बाय द पंप बिफोर स्टार्टिंग द पंप। तो पंप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसकी प्राइमिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसकी प्राइमिंग करते हैं उसकी। दस द एयर फ्रॉम दीज पार्ट्स ऑफ द पंप इज़ रिमूव्ड एंड दीज पार्ट्स आर फिल्ड विद द लिक्विड टू बी पम्प्ड। तो एयर जो हो इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। तो मेन फंक्शन यही है, टू रिमूव एयर। क्या फंक्शन है इसका, प्राइमिंग का मेन फंक्शन क्या है भाई, टू रिमूव एयर, एयर को निकालना, एयर को हटाना पंप से, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि नीचे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय द इम्पेलर पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड पर सेकंड इज नोन एज द हेड जनरेटेड बाय द पंप। इसी को हम लोग हेड करते हैं कि भाई कितना वर्क जो है वर्क इज़ डन बाय द पंप बाय द इम्पेलर पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, कितना वर्क कर रहा है इम्पेलर लिक्विड पे, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन तो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, उसको आप यहाँ देख लीजिए, ये है आपकी इक्वेशन। इट गिव्स द हेड जनरेटेड बाय द पंप विच इज़ इतना, ये हेड होता है आपका जो पंप जनरेट करता है। हेड मतलब कि कितना प्रेशर एनर्जी जो इम्पार्ट कर रहा है वो लिक्विड को, ताकि वो टैंक में जाके स्टोर हो सके। द एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इम्पार्टेड टू द पंप को जो हमने प्रेशर एनर्जी दी है ना, ताकि वो किस हाइट पे जाके स्टोर होगा आपका। सो दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी नहीं है। दिस मीन्स दैट व्हेन पंप इज रनिंग इन द एयर द हेड जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ एयर। तो वो मीटर ऑफ एयर्स के, जब अगर मान लीजिए पंप के अंदर खाली एयर है तो जब वो हेड जनरेट करेगा तो वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ एयर करेगा, वो इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ एयर करेगा। इफ़ द पंप इज़ प्राइम्ड विद वाटर द हेड जनरेटेड इज सेम ऑफ मीटर ऑफ वाटर। अब अगर वो पानी उसके अंदर है तो हेड जो जनरेट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ वाटर करेगा। मेरा हेड जो होता है, हेड को हम लोग, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर ही तो होती है ना इसकी यूनिट। हेड जनरेटेड, हेड मैंने कहा था आपको, हेड क्या होता है भाई, हेड इज़ इक्वल टू, हेड क्या होता है, एनी काइंड ऑफ हेड, हेड इज़ इक्वल टू क्या होता है आपका,
एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी क्या होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, तो पोटेंशियल हेड हो जाएगा वो, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय वेट, तो फिर वो प्रेशर हेड हो जाएगा। अगर प्रेशर एनर्जी बाय वेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हेड हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी बाय वेट करोगे तो अब जो हेड जो वो जनरेट करेगा, अगर उसके अंदर खाली एयर भरा हुआ है तो वो हेड जनरेट करेगा इन टर्म्स ऑफ एयर, इन मीटर्स ऑफ एयर, क्योंकि हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर्स होती है, तो मीटर्स ऑफ एयर करेगा वो। और अगर उसके अंदर पानी है तो इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर करेगा। बट एज द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो, द हेड जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ एयर हेड जनरेटेड ऑफ एयर इन टर्म्स इक्वलेंट टू मीटर इज़ नेग्लिजिबल। अब लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, एयर की बहुत कम होती है। जब हम उसकी इक्वलेंट लेंगे कि वो वाटर के टर्म्स में कितना हेड जनरेट कर रहा है, तो बहुत कम हेड जनरेट होगा इन टर्म्स ऑफ एयर, है ना। एयर जब हेड जो जनरेट करेगा वो बहुत कम होगा जब हम उसको कंपेयर करेंगे जो वो हेड जनरेट कर रहा है बाय दी वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो एयर के टर्म्स में हेड जो जनरेट होता है वो बहुत कम होगा। तो हैंस द वाटर मे नॉट बी सक्ड फ्रॉम द पंप, इसीलिए कह रहा है कि अगर उसके अंदर गैस भरी हुई होगी, एयर भरा हुआ होगा, तो पानी सक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड जनरेट नहीं हुआ है। सफिशिएंट जो होगा, जितना रिक्वायर्ड है, नॉट जनरेटेड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड इज़ नॉट जनरेटेड, तो फिर इससे क्या होगा कि सक नहीं कर पाएगा, पानी नहीं चढ़ पाएगा। टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी प्राइमिंग इज़ नेसेसरी, इसलिए प्राइमिंग किया जाता है कि भाई जब हम प्राइमिंग कर देंगे तो उसके अंदर पानी भरा रहेगा, पानी जो है एयर को रिमूव कर देगा उस पूरे वेसल में, पूरे पार्ट्स में से। जब पानी रिमूव हो जाए, वाटर गैस रिमूव हो जाएगी, तो अब खाली उसके अंदर लिक्विड होगा। अब लिक्विड जो है, लिक्विड के टर्म्स में जो हेड जनरेट होगा वो सफिशिएंट होगा टू लिफ्ट लिक्विड। अगर मान लीजिए उसके अंदर गैस भरी हुई होती, तो गैस के जो गैस जो हेड जनरेट करता पंप के मोशन की वजह से, वो बहुत कम होता। इसकी वजह से गैस के मोशन, जो गैस होती है अगर उसके अंदर, पंप के अंदर, और फिर वो जो वर्क करता गैस के ऊपर, तो वो जो हेड जनरेट करता वो बहुत कम होता। वो इतना कम होता कि लिक्विड को सक ही नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, उसमें लिक्विड भरते हैं, उसमें लिक्विड या पानी भरते हैं। अगर पानी सक करना है तो पानी भरेंगे, तेल सक करना है तो तेल भरेंगे। तो क्या होगा, उससे गैस को रिमूव कर देगा वो। जब गैस रिमूव हो जाएगी तो उसके अंदर लिक्विड होगा बस, और लिक्विड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड जनरेट करेगा ताकि पंप वर्क कर सके, लिफ्ट हो सके। लिक्विड या पानी या तेल जो भी लिफ्ट करना है आपको, वो लिफ्ट हो जाएगा, पंप विल वर्क प्रॉपर्ली। तो इसीलिए जो है ना, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है ना उसकी प्राइमिंग करते हैं पंप की, कि जो है ना पंप वर्क कर सके प्रॉपर्ली, लिफ्ट कर सके। अदरवाइज़ क्या होगा, उसके अंदर गैस होगी तो लिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन जो है इसका है प्राइमिंग ऑफ अ पंप का। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को मैंने यहाँ डिस्कस किया है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डायग्राम है, और डिफरेंट पार्ट्स है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है सक्शन है, जहाँ पे आपको सक करना है यहाँ से, है ना। इसके नीचे जो सक्शन पाइप है, और यहाँ पे फुट स्ट्रेनर लगा हुआ है, फुट वॉल्व स्ट्रेनर, जो कि वाटर को या लिक्विड को उसको छानेगा, उसको फिल्टर करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ सम्प है, इससे ऊपर आपको पानी चढ़ाना है, यहाँ से पानी सक करेंगे हम लोग, पानी यहाँ से सक हो जाएगा, सक्शन पाइप है ये। उसके बाद क्या होगा, ये सेंटर ऑफ द पंप है, जहाँ पे इम्पेलर है, बीच में देख रहे हैं यहाँ पे इम्पेलर है। इम्पेलर जो होता है, इसके ऊपर ब्लेड्स लगी रहती हैं, कर्व्ड ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं उसको आगे और फिर से दिखा दूँगा। तो अब क्या है यहाँ पे, ये देखिए आप कि ये तो आपका हो गया सक्शन पाइप, और उसके बाद ये जो है केसिंग है, ये वॉल्यूट टाइप की जो है ये केसिंग है। ठीक है, ये पूरा केसिंग हो गया आपका ये वाला पार्ट। इसके अंदर इम्पेलर है, और बीच में इम्पेलर आई है, इम्पेलर के ऊपर जो है ना ब्लेड्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो है आपका डिलीवरी पाइप है, और यहाँ पे डिलीवरी वाल्व है। ये जो है आपका पानी लिफ्ट करके जहाँ भी आपको पहुँचाना हो, टैंक में या जहाँ भी, वहाँ लिफ्ट करेगा, वहाँ पहुँचाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं एक चीज़ कि हम लोग ये देखते हैं, ये तो आपका सम्प हो गया। ठीक है, इससे पानी आपको ऊपर खींचना है, तो ये सेंटर तक जो है, पंप के सेंटर तक की जो ये डेप्थ है, ये जो गहराई है, इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन हेड, HS बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। और जहाँ तक आपको जिस टैंक में जहाँ तक इसको स्टोर करना है, उसको फिर ये वाले डेप्थ को हम लोग कहेंगे डिलीवरी हेड। ये हो जाएगा आपका डिलीवरी हेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका स्टैटिक हेड, सक्शन हेड प्लस ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक सक्शन हेड, और यहाँ से यहाँ तक हो गया डिलीवरी हेड। ये हो गया आपका HD, और ये हो गया आपका HS। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा पार्ट रह गया। अब उसके बाद क्या होता है, जब पानी इसमें हम लोग सक करता है, ये पानी को कैसे खींचता है, ये जो है आपका इम्पेलर ब्लेड्स जो हैं ये रोटेट करते हैं,
इसके अंदर ये रोटेशन होता है। इसका रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो ये प्रेशर इसके अंदर जनरेट होता है ना, ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है यहाँ पे, इससे यहाँ से प्रेशर कम होगा तभी तो ये सक करेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा तो प्रेशर अंदर कम हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है ये पानी को सक करता है। उसके बाद जब पानी को सक करता है ये, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इसकी जो है ब्लेड से पास करता है, वाटर जो है इसके ब्लेड से पास करता है। ये जो इम्पेलर लगा हुआ है बीच में, इसके ये जो इम्पेलर है आपका इस तरीके का, यहाँ ऐसे आप देख रहे हैं ये इम्पेलर है आपका, ये बीच ब्लेड्स लगे हुए हैं इसमें, ये सब ब्लेड्स हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ब्लेड्स जो है जब पानी यहाँ से पास करेगा तो उसका क्या होता है कि यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है, वो देख रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी आपकी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से जो है जब वाटर इससे पास करता है आपका, इस ब्लेड से ऐसे बाहर मूव करता है रेडियली आउटवर्ड, तो क्या होता है उसका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी क्या होता है इसकी, क्योंकि जब ये ब्लेड्स जो है इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जो इम्पेलर होता है आपका, ये आपका देखिए ये इम्पेलर का आई हो गया, ये इम्पेलर में इस तरीके से ब्लेड्स इसमें लगे हुए होते हैं। अब आप ये देख सकते हो उसमें कि जो कर्व्ड ब्लेड्स हैं, तो इसका यहाँ से जब यहाँ जा रहे हो आप तो एरिया बढ़ रहा है। अब हमको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू कि A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है A2 V2, क्या होता है A2 V2 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपका एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, तो जब ये रेडियली आउटवर्ड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, घटती है, वेलोसिटी घटती है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, उसकी वेलोसिटी घटेगी और तो वाइस वर्सा क्या होगा, फिर आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर एनर्जी इम्पार्ट करता है ये इम्पेलर, अपने ये रोटेट करता है और रोटेट करने की वजह से वाटर को ये प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रेशर एनर्जी ये प्रोवाइड करता है तो फिर ये प्रेशर हाई प्रेशर के साथ में जो है वाटर लिफ्ट करता है, फिर वो जहाँ स्टोर कराना होता है उसको हम वहाँ स्टोर करा देते हैं, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है ताकि वो लिफ्ट कर जाता है, स्टोर हो जाता है जहाँ हमको स्टोर करना होता है। उसके बाद में जो सबसे पहले इसका पार्ट आता है, ये इसका इन्वॉल्यूट केसिंग होती है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है इसका एरिया बढ़ रहा होता है, इस तरीके से इसका एरिया बढ़ रहा होता है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा होता है तो वेलोसिटी घटेगी और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्वॉल्यूट केसिंग होती है, शोज द वॉल्यूट केसिंग विच सराउंड्स द इम्पेलर, उसके अंदर इम्पेलर होता है। इट इज़ ऑफ स्पाइरल टाइप इन विच एरिया ऑफ फ्लो ऑफ इंक्रीजेज ग्रेजुअली, जैसा मैं आपको बताया हूँ कि जो वॉल्यूट केसिंग होती है आपकी, इसमें क्या होता है, इसका एरिया इस तरीके से बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसका एरिया जो है इसका बढ़ रहा होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है इसका एरिया बढ़ रहा होता है और आपका इस तरीके से इम्पेलर होता है बीच में। अब आप जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देख रहे हैं एरिया बढ़ रहा है ना, तो एरिया बढ़ रहा था ग्रेजुअली, तो दिस इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लो डिक्रीज द वेलोसिटी। अब आपको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब आपका क्या होगा, एरिया आपका बढ़ेगा, अगर दिस विल इंक्रीज, अगर ये एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वाइस वर्सा वेलोसिटी घटेगी आपकी, तो क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है। द डिक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द केसिंग। वही मैंने आपको कहा, जब आपकी वेलोसिटी घट रही है तो प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा, ये एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ वॉल्यूट केसिंग द एफिशिएंसी ऑफ पंप इंक्रीजेज स्लाइटली एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। तो इसका एक और बेनिफिट होता है कि वॉल्यूट केसिंग हम लोग यूज़ करते हैं, पंप इंक्रीज़ कर जाता है स्लाइटली, पंप की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एडीज लॉस कम हो जाते हैं, लॉस कम हो जाता है इसकी वजह से। उस बाद फिर मैंने यहाँ नीचे दिखाया वोर्टेक्स केसिंग होता है। वोर्टेक्स केसिंग होता है इफ़ अ सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर एज शोन। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस कर देंगे केसिंग और इम्पेलर के बीच में, तो क्या होगा, ये दूसरे फिगर में था आपका, तो केसिंग इन वोर्टेक्स केसिंग कहते हैं उसको। बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्कुलर चैम्बर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडीज रिड्यूस। तो ये लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर हम लोग वोर्टेक्स केसिंग यूज़ करते हैं, लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं, क्योंकि एडीज जो फॉर्म होते हैं इसके अंदर जो एडीज फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब जो वाटर सर्कुलेशन होता है ना, वाटर सर्कुलेशन जो हो रहा होगा, जो एडीज फॉर्म हो रहे होंगे उसको मिनिमाइज़ कर देता है वोर्टेक्स केसिंग। तो वॉल्यूट केसिंग का फंक्शन आपको समझ में आया। वॉल्यूट केसिंग का फंक्शन क्या होता है, इसका एरिया जो है यहाँ से फ्लो एरिया बढ़ रहा होता है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ये याद रखिए। देखिए क्या होता है, वॉल्यूट केसिंग का फंक्शन होता है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज़ करता है, देन वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, देन प्रेशर इंक्रीज़ करता है ऑफ द फ्लो। प्रेशर इंक्रीज़ किया तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी ऑफ द वाटर और द लिक्विड, सो दैट इट कैन लिफ्ट अप टू द हाइट। रिक्वायर्ड हाइट जो है, जिस अमाउंट जितना प्रोवाइड करना है हमको प्रेशर एनर्जी, उतना हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो बस इसको आप याद रखिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये कंपैरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन क्या होता है।
रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है इट इज़ बिग इन साइज़। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप जो होता है बहुत बिग होता है, इसके लिए लार्ज एरिया चाहिए होता है इसको रखने के लिए। सो इट्स साइज इज़ कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाइड इन लेस स्पेस। अब इसमें साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ छोटा होता है, ये लेस एरिया में भी ऑक्यूपाई कर जाता है। लो स्पीड पंप है, ये इसकी स्पीड कम होती है, ये इट इज़ हाई स्पीड पंप, ये जो है आपका हाई स्पीड पंप होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज लेस लिक्विड इंटरमीडिएटली, और इंटरमीडिएट मोशन होता है इसमें और लेस लिक्विड को डिस्चार्ज करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये डिस्चार्ज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटिन्यूसली देता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएटली देता है, मतलब जो है ना कंटिन्यूस नहीं होता है, रुक रुक के देता है। इंटरमीडिएट मतलब कि अभी देगा सफिशिएंट अमाउंट, फिर डिक्रीज़ करेगा, फिर सफिशिएंट देगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, इस तरीके से होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है इसमें। नंबर ऑफ वॉल्व्स एंड ग्लैंड्स आर रिक्वायर्ड होते हैं, लेस वॉल्व्स एंड ग्लैंड्स आर, यहाँ पे लेस वॉल्व्स होता है, यहाँ पे लेस ओपनिंग होती है, यहाँ पे लेस ज़्यादा ओपनिंग चाहिए होती है यहाँ पे, जबकि यहाँ लेस ओपनिंग चाहिए होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। उसके बाद हम लोग आते हैं कि टॉर्क इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट हियर टॉर्क इज़ यूनिफॉर्म। यहाँ पे इसका असल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ में, कि इसका टोटल ग्रॉस वेट जो है ना, वेट बहुत ज़्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये बहुत हैवी होता है। इसका वेट क्या होता है, वेट इसका कम होता है, इसलिए जो है ना इसको ये कॉम्पैक्ट होता है, लेस स्पेस लेता है, कैरी करना आसान है इसको, ठीक है। उसके बाद स्पीड कंट्रोल इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे क्या है, स्पीड कंट्रोल जो है ईजी नहीं होता है यहाँ पे बहुत ईजी होता है स्पीड कंट्रोल, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इज़ अबाउट 4 टाइम्स, इसका इनिशियल कॉस्ट भी हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसका इनिशियल कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। पंप कैन पंप मोर वाटर एंड लेस विस्कस लिक्विड। अब यहाँ पे जो है ना, अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विस्कस लिक्विड को फ्लो कराना है, जिस बहुत ज़्यादा जिसकी विस्कोसिटी है, जो बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो उस केस में हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ये ऑयल को भी कर सकता है, मडी, सीवेज, वाटर, विस्कस लिक्विड, ये सब इन सबको कर सकता है पंप। लेकिन ये जो है ना, इट कैन पंप ओनली वाटर, क्योंकि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसको पंप करने में बहुत इशू आएगा, इसको प्रॉब्लम होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है। बट इट कैन पंप ईजिली वाटर, मड, किस किस को कर सकता है ये, देखिए वाटर को कर सकता है, मड को कर सकता है, पानी मिट्टी घुला हुआ है अगर, सीवेज का कचरा है अगर, है ना, विस्कस लिक्विड को कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी, है ना। हेयर इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करना भी डिफ़िकल्ट होता है, इसका इजी होता है। कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है इसका। बेल्ट ड्राइव इज़ इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ लो हेड पंप्स इज़ लेसर, एफिशिएंसी ऑफ लो हेड पंप्स इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। कैन बिल्ड हाई प्रेशर अप टू, अब लेकिन ये जो है प्रेशर कर सकता है अप टू 70 बार, है ना। कैन बिल्ड हाई प्रेशर अप टू 70 बार, 700 बार, काफ़ी हाई प्रेशर जो है ये बिल्ड कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये जो है नॉट हाई प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसके साथ में ये इशू है एक, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कैविटेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि कैविटेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी थ्योरी को, फिर हम लोग थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे टरबाइन, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले भी कैविटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैविटेशन क्या होता है। तो कैविटेशन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कैविटेशन क्या होता है। तो कैविटेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स। तो कैविटेशन को आप सिंपल भाषा में क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, इसको याद रखो आप। कैविटेशन इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड इन अ रीजन वेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो इट्स वेपर प्रेशर एंड द सडन कोलैप्सिंग ऑफ दीज वेपर बबल्स इन अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अब देखिए सिंपल भाषा में आपको हिंदी में मैं समझाता हूँ कि वेपर कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन वो फिनोमिना है जिसमें मान लीजिए किसी पाइप में, इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और किसी भी पॉइंट पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है प्रेशर जो है पानी, यहाँ पे जो प्रेशर है इस रीजन पे इतना कम हो जाए कि पानी के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। तो यहाँ जब प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम होने की वजह से जो है ये पानी का जो वेपर प्रेशर है उससे प्रेशर का इस रीजन में कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो एवोपरेट करने लगेगा, वेपर बबल्स बनने लगेंगे यहाँ पे। तो इसी बबल्स बनने के फॉर्मेशन को जो है हम लोग कैविटेशन कहते हैं। बबल्स कब बनेगा, वेपर बबल्स कब बनेगा, जब यहाँ पे प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाए। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके वेपर प्रेशर से इस पॉइंट पे प्रेशर जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, बबल्स बनने लगेंगे। फिर वो बबल्स जो है आपस में एक दूसरे से कोलैप्स करने लगेंगे, दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से मिलने लगेंगे इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है।
जब वो हाई प्रेशर में पहुंचेंगे तो एक दूसरे से मिलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम था। जब यहाँ से बबल्स मूव करेंगे तो हाई प्रेशर में जब जाएंगे तो एक दूसरे से मिलने लगेंगे, टकराने लगेंगे। तो क्या होगा, व्हेन द वेपर बबल्स कोलैप्सेस, एक दूसरे से जब वेपर बबल्स मिलते हैं और वेरी हाई प्रेशर इज़ क्रिएटेड, तो वेपर्स जब एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं, एक दूसरे के करीब आके जब कोलैप्स करके सिंगल वेपर्स बन जाते हैं, जब बिगर सिंगल वेपर्स, तो क्या होता है, हाई प्रेशर इज़ जनरेटेड। तो उससे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। एंड दस कैविटीज़ आर फॉर्म्ड ऑन द मेटेलिक सर्फेस। अब मान लीजिए जैसे कोई ये पाइप है, ठीक है, अब कहीं पे जो है यहाँ प्रेशर कम हो गया वेपर प्रेशर से, अब वेपर्स बढ़ने लगेंगे, फिर वेपर्स भी वाटर के साथ मूव करेगा, तो कहीं पे जाके हाई प्रेशर रीजन में जब ये वेपर्स एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे तो क्या करेंगे, ये हाई प्रेशर जनरेट करता है। और वो हाई प्रेशर जो है मेटल की जो वॉल्स होती हैं, पाइप की जो वॉल्स होता है, उस पर जाके कोलाइड करता है उससे, और उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो आपने देखा होगा कि वेपर जब जिस भी पाइप में कैविटेशन हुआ रहेगा तो अंदर से वो पाइप खोखला हो जाता है, उसमें जो है ना डैमेज हो जाता है उसमें, तो कैविटेशन की वजह से ही होता है वो। तो द कैविटीज़ आर फॉर्म्ड, तो कैविटीज़ बन जाती है, होल बन जाते हैं ऑन द मेटेलिक सरफेस, एंड ऑल्सो कंसिडरेबल नॉइज़ एंड वाइब्रेशन इज़ प्रोड्यूस। तो नॉइज़ भी होता है, वाइब्रेशन भी जनरेट हो रहा है, पाइप आपका वाइब्रेट करने लगेगा कैविटेशन की वजह से। तो कैविटेशन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ वाटर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ऑफ रनर एग्जिट, सक्शन हेड पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कैविटेशन जो है इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैविटेशन कब होगा। कैविटेशन डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितनी है वाटर की या लिक्विड की, ऑफ रनर एग्जिट, सक्शन हेड कितना है, और वेपर प्रेशर है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। वेपर प्रेशर जो है किसी भी फ्लूइड का कितना है, जिसका हाई वेपर प्रेशर होगा जिसका, ठीक है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं पे जो है प्रेशर जो है, जहाँ पे हाई वेपर प्रेशर, जिस फ्लूइड का हाई वेपर प्रेशर है, तो वो उसके साथ तो ज़्यादा इशू रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर किसी भी रीजन पे, किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर से प्रेशर कम हो जाएगा तो वो लिक्विड जो है एवोपरेट करने लगेगा, बबल्स बनने लगेंगे। फिर वो बबल्स जब आपस में एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे तो वो हाई प्रेशर वेव जनरेट करेंगे, है ना। वो क्या करेगा, हाई प्रेशर जो है मेटलिक सीलिंग से, मेटल की वॉल से यहाँ से टकराएगा और उसको डैमेज करेगा, फिर उसको होल क्रिएट करेगा, कैविटीज़ क्रिएट करेगा। तो कैविटेशन से क्या होता है कि आपकी जो वॉल्स होती है मेटेलिक पाइप की, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फिर से मैंने थ्योरी डिफाइन किया है। कैविटेशन इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स flowing of a flowing liquid in a region where the pressure of liquid falls below the its vapor pressure। तो ये कब होता है, कैविटेशन कभी होता है, याद रखो। कोई भी पूछेगा कि कैविटेशन कब होता है आपसे, तो आप कहोगे कैविटेशन कब होता है, जब कैविटेशन जिस पाइप में फ्लो कर रहा है और किसी भी रीजन पे उसका प्रेशर जो है कम हो जाए वेपर प्रेशर से ऑफ लिक्विड के, प्रेशर एट दैट रीजन, है ना, कम हो जाए, किससे, वेपर प्रेशर से ऑफ दैट लिक्विड। कोई भी लिक्विड अगर मान लीजिए पाइप में फ़्लो कर रहा था और उसका मान लीजिए एक्स जो है वेपर प्रेशर है उस लिक्विड का उस कंडीशन में, तो अब मान लीजिए इस रीजन में जो है एक्स से प्रेशर मान लीजिए कम हो जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो वेपर जनरेट बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे, बबल्स बनेंगे, फिर वो आगे जाके कहीं पे एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे तो हाई प्रेशर जनरेट होगा, फिर वो जो ना इससे वॉल से जाके टकराएंगे तो वाइब्रेशन करेंगे, नॉइज़ करेंगे और कैविटीज़ बनाएंगे और पाइप को डैमेज करेंगे। तो ये करते हैं, कैविटेशन से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो व्हेन द वेपर बबल्स कोलैप्सेस, ये कह रहा है वेपर बबल्स कोलैप्सेस, अ वेरी हाई प्रेशर इज़ क्रिएटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरी हाई प्रेशर इज़ क्रिएटेड, और ये वेरी हाई प्रेशर जो है पाइप्स की वॉल्स को जाके हिट करता है और डैमेज करता है उसको, ठीक है। दस कैविटीज़ आर फॉर्म्ड, कैविटीज़ बनने लगती है, ठीक है, ऑन द मेटेलिक सरफेस, एंड ऑल्सो कंसिडरेबल नॉइज़ एंड वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। तो ये सारी दिक्कत होती है कैविटेशन की वजह से। सो कैविटेशन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एंड कोलैप्सिंग द वेपर बबल्स। फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एवर प्रेशर इन एनी रीजन फॉल्स बिलो वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड से अगर कम हो जाएगा किसी भी रीजन में, तभी बनेगा आपका बबल्स, कैविटेशन तभी होगा, ठीक है। When the pressure of the flowing liquid is less than its vapor pressure, liquid starts boiling, उबलने लगता है, वेपर्स बनने लगते हैं। These vapor bubbles are carried along with the fluid to a higher pressure zone, वहाँ जहाँ कहीं हायर प्रेशर जोन होता है वहाँ चले जाता है। Where these vapors condense, वहाँ पे जब कंडेंस करते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं, तो ड्यू टू सडन कोलैप्सिंग ऑफ द बबल्स ऑन द मेटेलिक सर्फेस, a high pressure is produced and metallic surfaces are subjected to local stress एंड दस डैमेज। तो इसकी वजह से डैमेज होने लगता है ये पाइप, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे कहीं वेपर्स बने और कहीं पे जाके वो कोलैप्स करेंगे, तो कोलैप्स करेंगे तो हाई प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा तो वो मेटल्स से टकराएंगे, मेटल से टकराएगा तो मेटल टकराने के बाद उसके बाद कैविटीज़ बनाएगा, उसको डैमेज करेगा, नॉइज़ क्रिएट करेगा और वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। अब
इसको कैसे बचाया जाए भाई, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए, कैसे हम लोग क्या प्रिकॉशन लेके कैविटेशन को कम किया जा सके, इसको घटाया जा सके। तो इसका प्रिकॉशन ये है कि द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन अगेंस्ट द कैविटेशन। सबसे पहला, द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड इन एनी पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो इट्स वेपर प्रेशर। तो किसी भी रीज़न में उस पॉइंट किसी भी रीज़न ऑफ द फ्लो में, जैसे इसमें यहाँ पे मान लीजिए कहीं पाइप है या सिस्टम है, फ्लो हो रहा है किसी भी लिक्विड का, तो किसी भी रीज़न में यहाँ पे कहीं पे भी जो है वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे नहीं जाना चाहिए। किसके वेपर प्रेशर से? जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके वेपर प्रेशर से किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ़ द फ्लोइंग लिक्विड इज़ वाटर देन एब्सोल्यूट प्रेशर हेड शुड नॉट बी बिलो। अब जब अगर मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, अगर पानी ही फ्लो कर रहा है तो पानी के लिए जो है वेपर प्रेशर इतने प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 मीटर ऑफ वाटर, 2.5 मीटर से कहीं भी पाइप के किसी भी लेंथ में कहीं पे भी प्रेशर 2.5 मीटर से एब्सोल्यूट प्रेशर से इतना कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2.3 हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, 2.5 मीटर हो रहा है, अगर 2.5 मीटर हो रहा है उसका मतलब इससे कम है 2.5 से, तो वहाँ पे कैविटेशन होने लगेगा, वेपर बबल्स बनने लगेंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी पाइप में, अगर ये पाइप है आपका और पाइप के किसी रीज़न में यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर जो है 2.2 मीटर हो गया। अब ये क्या हो गया, 2.5 मीटर से कम हो गया। वाटर के लिए इतना है, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होना चाहिए। अब इससे कम हो गया तो यहाँ क्या होगा, कैविटेशन होने लगेगा, बबल्स बनेंगे, बबल्स फिर कोलैप्स करेंगे, फिर वो नॉइज़ क्रिएट करेंगे और वाइब्रेशन करेंगे और डैमेज करेंगे पाइप को डैमेज करेंगे, खोखला करेंगे, कैविटीज़ क्रिएट करेंगे। तो 2.5 मीटर से ज़्यादा ही ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द पाइप। ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने इफ़ेक्ट्स ऑफ कैविटेशन बताया कि उसके बाद फिर एक और चीज़ है, एक और वो है कि भाई इफ़ेक्ट्स क्या होता है कैविटेशन की वजह से। तो कैविटेशन से होता क्या है कि द फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कैविटेशन। पहला क्या है, मेटेलिक सर्फेसेस आर डैमेज एंड कैविटीज़ आर फॉर्म ऑन द सर्फेस। डैमेज हो जाता है, कैविटीज़ आर फॉर्म हो जाती है ऑन द सर्फेस। ड्यू टू सडन कोलैप्स ऑफ द वेपर बबल कंसिडरेबल नॉइज़ एंड वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन डिक्रीजेज ड्यू टू कैविटेशन। ड्यू टू पिटिंग एक्शन the surfaces of the turbine blades becomes rough and the force exerted by water on the turbine blades decreases, hence work done by the water or output of the horsepower becomes less and efficiency decreases। तो बेसिक भाई क्या है, इसके क्या प्रॉब्लम होती है, वाइब्रेशन होता है ना, मेटेलिक सरफेस डैमेज हो जाता है और नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, एफिशिएंसी घट जाती है। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्टेड टू, तो ये हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्टेड टू कैविटेशन। ठीक है। जैसे किस किस में होता है ये कैविटेशन, रिएक्शन टरबाइंस में होता है कैविटेशन जो है आपका, रिएक्शन टरबाइंस में होता है, इम्पल्स टरबाइन में नहीं होता है, रिएक्शन टरबाइन में होता है। और दूसरा किस में होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसकी प्रॉब्लम आती है कैविटेशन की, रिएक्शन टरबाइन में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है। कैविटी फिर यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है, जैसे यहाँ पे कैविटेशन इन टरबाइंस और यहाँ पे कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे घटाया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आपको कि कैविटेशन को और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हम लोग स्पेशल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पर टॉप पे 3rd पॉइंट लिखा हुआ है, द स्पेशल मटेरियल्स और कोटिंग सच एज एलुमिनियम, ब्रोंज़ की कोटिंग कर देते हैं हम लोग, और स्टेनलेस स्टील की, विच आर कैविटेशन रेजिस्टेंस, वो कैविटेशन को रेजिस्ट करता है, कैविटेशन होने नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल मटेरियल्स और कोटिंग सच एज एलुमिनियम, ब्रोंज़ एंड स्टेनलेस स्टील्स। किस किस की हम लोग कोटिंग करते हैं, एलुमिनियम, ब्रोंज़ की या स्टेनलेस स्टील की कोटिंग कर देते हैं पाइप्स के अंदर, जो कि जो है कैविटेशन होने से रोकता है, स्टेनलेस स्टील की या एलुमिनियम, ब्रोंज़ की। ठीक है। ये दोनों, इससे भी हम लोग कैविटेशन को घटा सकते हैं। तो कैविटेशन यहाँ टरबाइंस में यहाँ दिया हुआ है और कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। कैविटेशन इन टरबाइंस में दिया हुआ है, इन टरबाइंस ओनली रिएक्शन टरबाइन में सब्जेक्टेड टू कैविटीज़। तो रिएक्शन टरबाइन में ही कैविटेशन होता है। इन रिएक्शन टरबाइन कैविटेशन में ऑकर एट द आउटलेट ऑफ द रनर। एक और चीज़, अगर आपसे पूछे कि बताओ कैविटेशन टरबाइंस में कैविटेशन कहाँ पे होता है, एट द आउटलेट ऑफ द रनर, आउटलेट पे होता है। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, इनलेट पे होता है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह में कैविटेशन इनलेट में होता है, होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे आउटलेट पे होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको ये याद रहेगा, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो आउटलेट पे होता है, आउटलेट ऑफ द इम्पेलर। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है इनलेट पे होने के चांसेस होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया है, कैविटेशन इन रिएक्शन टरबाइंस आर सब्जेक्टेड इन रिएक्शन टरबाइंस ओनली
इन रिएक्शन टर्बाइंस कैविटेशन में अकर एट द आउटलेट ऑफ द रनर ऑफ द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो आउटलेट पे होता है, किसके आउटलेट पे, रनर जो है हमारा उसके आउटलेट पे, जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं उसके आउटलेट पे जो है, जो रनर है हमारा उसके आउटलेट पे कैविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वेयर प्रेशर इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है ना रनर टर्बाइन उसके अंदर, विच में कभी कभी क्या होता है कि वेपर, तो ये एग्जिट पे ही क्यों होता है टर्बाइंस में जो है कैविटेशन की प्रॉब्लम जो है आउटलेट पे ही होती है। आउटलेट पे इसलिए होती है क्योंकि प्रेशर वहाँ घट रहा होता है, टर्बाइन में क्या हो रहा होता है, प्रेशर घट रहा होता है ना, तो प्रेशर घट रहा होता है आपका। तो अगर प्रेशर मान लीजिए वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो कैविटेशन होने लगेगा। तो ये इशू होता है, क्योंकि टर्बाइंस में क्या होता है, प्रेशर घटता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए कह रहा है कि एट द आउटलेट पे होता है कैविटेशन इन टर्बाइंस में। क्यों? क्योंकि एट आउटलेट ही प्रेशर जो है ना डिक्रीज़ कर रहा होता है। एट द आउटलेट ऑफ द टर्बाइन प्रेशर डिक्रीजेज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी टू इंक्रीज वेलोसिटी। तो प्रेशर अगर घट रहा है, तो मान लीजिए प्रेशर इतना ज़्यादा घट गया कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है, तो मैंने आपको बताया जब प्रेशर जो है, कभी भी प्रेशर जो है किसी भी रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो वहाँ कैविटेशन प्रॉब्लम होगी, कैविटेशन होने लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ड्यू टू कैविटेशन द मेटल ऑफ द रनर वेन्स एंड ड्राफ्ट ट्यूब इज जनरेट ईटन अवे, मतलब खा नहीं जाते हैं। मतलब ईटन अवे मतलब क्या होता है कि कैविटेशन प्रॉब्लम होने की वजह से मेटल की सरफेस जो है वो कैविटीज़ क्रिएट हो जाती है, मतलब उसमें छेद हो जाता है, होल्स हो जाते हैं ना, मतलब वो डैमेज हो जाता है वो। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी घट जाती है। फिर कैविटेशन इन रिएक्शन टर्बाइन कैन बी नोटेड बाय सडन ड्रॉप इन एफिशिएंसी। तो अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन टर्बाइन में जो है एफिशिएंसी उसकी कम हो गई, तो इसका मतलब उसमें कैविटेशन होने लगा है और कैविटेशन हो रहा है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी घट गई है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर कैविटेशन विल ऑकर इन एनी पोर्शन रिएक्शन टर्बाइन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थॉमस कोरिलेशन फैक्टर इज कैलकुलेटेड। तो अब हमको निकालना है कि भाई कितना मिनिमम होना चाहिए वो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कैविटेशन विल ऑकर इन एनी पोर्शन, ये कब कैविटेशन होगा। तो ये हमारे पास एक थॉमस फैक्टर है, वी कैन यूज़ इट टू फाइंड आउट द कैविटेशन की कब कैविटेशन होगा। और मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है प्रेशर कम कहाँ पे होता है, प्रेशर कम होता है एट द इनलेट ऑफ द रनर पे। तो कैविटेशन होने के चांसेस जो है वहाँ पे इनलेट पे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा जो है टर्बाइंस है। सो आई थिंक दैट वी कैन डिस्कस टर्बाइन इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे I will close this lecture now। आप लोगों को कोई भी इशू हो किसी भी टॉपिक में अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैं आपका इश्यूज़ जो है मैसेज के द्वारा सॉल्व करूँगा। और आपको PDF नोट्स चाहिए हो इसका, तो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आई होप कि अभी तक आप लोग जो हैं सेटिस्फाई होंगे और आप लोगों को वीडियोज़ लेक्चर्स के द्वारा जो मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों से थर्ड लेक्चर में फिर मिलते हैं। जब तक आप लोग इस लेक्चर के नोट्स बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और कोई भी मसला है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।